हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफिजिको अकेडमी। आज इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट फिजिक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल और तरीके से समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज बेसिक से स्टार्ट हो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप ये लेक्चर एंड तक देखेंगे तो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट, फार्मूला और न्यूमेरिकल इजीली हैंडल कर पाएंगे। क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। So स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को समझने से पहले हम देखते हैं कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगाते हैं। पॉइंट चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? जो नॉन जीरो चार्जेस होते हैं, और इनके दरमियान जो है वो रिपल्शन की फोर्स या फिर अट्रैक्शन की फोर्स क्यों होती है। इस सवाल का जवाब हमें कूलम्स लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में देता है। तो चलिए कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो R है। R is the distance between these two point charges। अब होगा क्या कि Q1 जो है वो फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर, जिससे हम कहेंगे F21। F21 कौन सी फोर्स है? F21 वो फोर्स है जो चार्ज 2 के ऊपर लग रही है। कौन लगा रहा है? चार्ज 1। इसी तरह जितनी फोर्स Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर, उतनी ही फोर्स Q2 लगाएगा Q1 के ऊपर। तो इस डायग्राम में Q2 फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर लगाएगा, और इसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ा ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, और इन चार्जेस के दरमियान का रेजिस्टेंस है वो R है। देखिए इस वाली डायग्राम में चार्ज Q1 ने फोर्स लगाई Q2 के ऊपर, जिसे हमने कहा कि F21 है। वो फोर्स कौन सी है? F21। और इस वाली डायग्राम में चार्ज 2 ने फोर्स लगाई चार्ज 1 के ऊपर, और यहाँ पर फोर्स जो है वो F12 है। ये R जो है इन दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को जो है मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। इफ देखिए, if two point charges Q1 and Q2 are separated by distance R, then the electric force between the charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges। देखिए, दो चार्जेस की प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, और यही फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। कि R जो है इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है। इक्वेशन नंबर 1 जो है क्या इंफॉर्मेशन देती है कि अगर इन दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज्यादा होगी, और अगर इन दो पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कम होगी। इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है कि फोर्स का रिलेशन जो है वो इनवर्स है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ। यानी कि इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है तो फोर्स जो है वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ, और इक्वेशन नंबर 2 में फोर्स का इनवर्स रिलेशन है उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। अगर हम इन दो इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो ये रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम खत्म करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर हम कांस्टेंट K लगाएंगे। यहाँ पर K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, और K की फ्री स्पेस में जो वैल्यू होती है वो होती है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये K जो है वो K की वैल्यू जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखिए ये पॉइंट हमें याद रखने हैं
कि के की वैल्यू जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो ये और दूसरा जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर को स्क्वायर। अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में के की वैल्यू में जब हम पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आएगा 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये वैल्यू हम आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब देखिए के की वैल्यू इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो कॉलम्स लॉ का फार्मूला जो है वो क्या बन जाएगा। फाइनली कॉलम लॉ का फार्मूला बनेगा एफ इक्वल टू के की जगह हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये कॉलम लॉ का फार्मूला है जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। लेकिन वो के की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी। देखिए 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की हम अभी हमने पढ़ा कि ये वैल्यू है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा के 1 पे डिवाइड जब करेंगे तो के की वैल्यू आएगी 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम देखते हैं कॉलम लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ देखिए वेक्टर फॉर्म जो है वो इसमें हम देखेंगे यूनिट वेक्टर होगा जो हमें डायरेक्शन बताएगा कि कौन सा चार्ज जो है किस किस तरफ फोर्स लगा रहा है। देखें यहाँ पर F21 जो है वो हमने पढ़ा कि F21 जो है वो कौन सी फोर्स है। अब चूंकि वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं तो फोर्स के ऊपर हम वेक्टर का सिंबल देंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ F21 के ऊपर हमने ये एरो लगाया था क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म्स की देख रहे हैं। F21 कौन सी फोर्स है। F21 फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय Q1 F21। यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में इक्वल है। ये दो दूसरी जो है वो दूसरी फोर्स जो है वो है F12 और ये भी वेक्टर फॉर्म में हम डिस्कस करें तो इसके ऊपर एरो हम लगाएंगे। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हैं लेकिन इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है। कूलम्स फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है तो मींस कि जितनी फोर्स Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर उतनी ही Q2 लगाएगा Q1 के ऊपर। लेकिन ये दोनों फोर्सेस आपस में तो इक्वल होंगी लेकिन डायरेक्शन में जो है वो ऑपोजिट होंगी, इसलिए हमने माइनस का साइन जो है वो लगाया है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि यहाँ पर हमें डायरेक्शन जो है वो कैसे पता चलेगी तो यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर है। जैसे हमने कहा कि आर इज ए यूनिट वेक्टर। अब देखिए F21 की डायरेक्शन जो हमें बता रहा है तो R21 जो है वो यूनिट वेक्टर होगा और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। F12 की जो डायरेक्शन हमें बता रहा है तो वो R12 यूनिट वेक्टर होगा। R21 जो है वो कौन सा यूनिट वेक्टर है। R21 is a unit vector directed from Q1 to Q2 and R12 is also a unit vector. It is directed from Q2 to Q1। तो ये फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड के हवाले से तो इक्वल हैं, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। तो हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो अकॉर्डेंस है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेट्स सपोज अगर एक बॉल आप दीवार पर मारते हैं तो जितनी फोर्स से आप वो बॉल जो है वो दीवार पर स्ट्राइक करेंगे तो उतनी फोर्स से वो बॉल दीवार से टकरा कर वापस आएगी। अब क्या होगा फोर्सेस तो इक्वल थी यानी कि जितनी फोर्स आपने लगाई उतनी फोर्स बॉल ने बॉल पर लगाई लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट थी। यानी कि आपने बॉल जब इस तरह स्ट्राइक की तो दीवार ने जो है बॉल को इस तरफ जो है वो मूव करवाया तो इसकी डायरेक्शन जो ऑपोजिट थी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही केस है
कि Q1 ने जो है वो फोर्स लगाई है Q2 के ऊपर इस डायरेक्शन में, फिर क्या हुआ है कि Q2 ने भी उतनी ही फोर्स लगाई है Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में। Q1 इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और Q2 जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड के हवाले से इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन के हवाले से जो वो ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए हमने कहा कि कूलम्ब लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, अगर हम इफेक्ट की बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट जो है वो दो चार्जेस के दरमियान क्या होगा, यानी कि अगर कोई भी मीडियम इन चार्जेस के दरमियान हम प्लेस कर दें तो तब इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इन दो चार्जेस के दरमियान हम कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करवाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और एज कंपेयर टू फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ज़्यादा होगी। अगर हम कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करवा दें चार्जेस के दरमियान तो तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और इस फैक्टर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसका फार्मूला होता है एफ अपॉन एफ प्राइम। देखिए ये वाला एफ जो है वो वैक्यूम की फोर्स है और नीचे जो एफ प्राइम है वो मीडियम की फोर्स है। और मीडियम जो है वो कोई भी हो सकता है, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है। देखिए अगर हम एयर की बात करें तो उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो 1.0006 और अगर हम वैक्यूम की बात करें तो तब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 1 1 होती है। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से हमने वैल्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने याद रखनी है। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा है कि कॉलम लॉ की कॉन्सेप्ट को डायग्राम की मदद से समझा है और उसके बाद उसका हमने मैथमेटिकल जो है वो रिलेशन देखा है। देन हमने की वैल्यू जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। देन हमने फाइनली कॉलम लॉ का फार्मूला जो है वो डिराइव किए हैं जो कि न्यूमेरिकल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे जो है न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। और अगर डेली न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लास 9 से 12 तक चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। देन उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म देखी है कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं किस डायरेक्शन में लग रही हैं, यह जो कैसे पता चला, यूनिट वेक्टर हमने ड्रॉ किया, यूनिट वेक्टर की मदद से हमें पता चला कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। देन ये माइनस साइन जो है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये फोर्सेस जो है वो इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। देन हमने रिजल्ट फाइनली ये निकाला कि कॉलम्स लॉ जो है वो अकॉर्डेंस है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट क्या होगा अगर इन दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम प्लेस करवा दें। तो यहाँ पर हमने एक इंसुलेटिंग मीडियम की बात की है। कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम इन दो चार्जेस के दरमियान प्लेस करवा दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है बाय फैक्टर हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। देन हमने रिलेटिव परमिटिविटी की का फार्मूला डिस्कस किया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा लेक्चर जो एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।